फिर से पलटी मारने की तैयारी में नीतीश कुमार। क्या बीजेपी को धोखा देकर फिर जाएंगे इंडिया? नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे? ये सवाल कई दिनों से बिहार के सियासी गलियारों में तैर रही है। फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पक्ष विपक्ष के नेता के साथ राजनीतिक पंडित भी इस सवाल के जवाब देने से कतरा रहे हैं, लेकिन चर्चा तेज है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। यही वजह है कि ऑफर के साथ साथ अब तो बुलाया भी जा रहा है। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। आखिर क्या है मामला और क्या वाकई में नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार की सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से गठबंधन तोड़ने की गुहार लगाई। उसके बाद से लगातार सियासी गलियारों में इस बात की चर्चाएं हो रही हैं कि क्या नीतीश कुमार भी अब एनडीए के साथ बिहार में अपना गठबंधन तोड़ने का प्लान बना रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में नीतीश कुमार से बीजेपी से समर्थन वापस लेने की मांग की थी। इसके बाद से ही बिहार में सियासत तेज है। कहने वाले तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव यूं ही गठबंधन तोड़ने की मांग नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे की सियासत जेडीयू और बीजेपी के लोग भी जानते हैं। हालांकि अखिलेश यादव के बयान के तुरंत बाद जेडीयू ने भी पलटवार किया, जिसके बाद दोनों पार्टियों में बहस छिड़ गई। क्या है पूरा मामला? 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी की जयंती पर यूपी पुलिस ने अखिलेश को जेपीएनआईसी जाने से रोक दिया। इस घटना के बाद अखिलेश यादव फायर हो गए और उन्होंने तत्काल नीतीश कुमार से केंद्र में मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग कर दी। अखिलेश यादव की इस मांग पर जेडीयू नेताओं ने कड़ी निंदा की और कांग्रेस सरकार के समय लागू आपातकाल की भी याद दिला दी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन कांग्रेस की तानाशाही के खिलाफ था। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी। उस समय अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। अखिलेश यादव की टिप्पणी अनुचित है। हम अखिलेश यादव को याद दिलाना चाहते हैं कि उनके पिता और नीतीश कुमार को जिस सरकार ने जेल में रखा, उनकी आजादी को खत्म किया, उस कांग्रेस से अखिलेश को अपने रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। जेडीयू ने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें अखिलेश यादव की सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वह जेपी के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों का पालन नहीं करते। नीतीश कुमार क्यों जरूरी? जेपी के नाम पर ही सही, अखिलेश यादव ने अपनी इच्छा तो बता ही दी है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार जरूरी क्यों है? दरअसल 2025 में बिहार में चुनाव होना है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों जानते हैं नीतीश कुमार जिस ओर रहेंगे सरकार उसकी ही बनेगी। 2015 और 2020 का चुनाव इसका ताजा उदाहरण के तौर पे देखा गया। जेडीयू आरजेडी के साथ रही तो नीतीश जेडीयू की सरकार बनी और बीजेपी के साथ रही तो एनडीए की सरकार बनी। यही कारण है कि अखिलेश जेपी के बहाने नीतीश कुमार को इंडिया में आने का ऑफर दे रहे हैं, ताकि 2025 के साथ साथ 2027 को भी साधा जा सके। बता दें कि 2027 में यूपी में असेंबली इलेक्शन होना है। इंडिया अलायंस क्यों कर रहा कोशिश? हाल के दिनों में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम पर ध्यान दे तो 4 बातें बेहद कंफ्यूज कर रही हैं। पहला, अखिलेश यादव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से केंद्र की एनडीए सरकार से समर्थन वापस लेने की अपील की। वहीं इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य में आरक्षण में अनुपातिक प्रतिनिधित्व देने के लिए जाति जनगणना कराए जाने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में कास्ट सेंसस के बाद ही लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जाएंगे। वह इन दोनों घटनाक्रम से पहले देखें तो नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की आवाज बिहार के कुछ नेताओं ने उठाई है। सबसे दिलचस्प ये है कि नीतीश कुमार के विरोध में स्वर बुलंद करते रहे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग का समर्थन भी कर दिया। इन चारों घटनाक्रम पर नजर डालेंगे तो आपको केंद्र की वर्तमान राजनीति और नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता की चाबी का गुणागणित समझ में आने लगेगा। दरअसल केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से
चल तो रही है, लेकिन सत्ता की चाबी दो प्रमुख दलों टीडीपी और जेडीयू के हाथों में है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास लोकसभा की 12 सीटें हैं, वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 सीटें हैं। भाजपा 240 सीटों के दम पर सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, लेकिन बहुमत के 275 के आंकड़ों से बहुत दूर यानी 32 सीट पीछे है। जाहिर है कि बिना इन दोनों कंधों यानी जेडीयू टीडीपी की 28 सीटों की सरकार चला पाना मुश्किल है। हालांकि कई छोटी सहयोगी पार्टियां भी हैं जो एनडीए सरकार में सत्ता की साझेदार हैं। इनमें शिवसेना शिंदे गुट की 7 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की 5 सीटें, जनता दल सेकुलर 2 सीट, अपना दल अनुप्रिया पटेल 2 सीट, एनसीपी अजीत गुट 1, एनपीजी, आजसू, एनटीपीसी, एमएफ, एसकेएफ की एक सीटें मिलाकर 293 का आंकड़ा पहुंचता है, यानी बहुमत से 21 सीटें ज्यादा। इंडिया अलायंस का समीकरण भी समझिए। वह विपक्ष में कांग्रेस की 99, समाजवादी पार्टी की 37, टीएमसी की 29, डीएमके की 22, शिवसेना उद्धव गुट की 9, एनसीपी शरद पवार गुट की 7, राजद की 4 सीटों के साथ अन्य छोटी दलों का सपोर्ट भी है और इनको मिलाकर कुल 231 की संख्या हो जाती है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर छोटे दलों में जो बड़े दल हैं जैसे टीडीपी और जेडीयू, इनके साथ आए बगैर केंद्र में विपक्षी गठबंधन की सत्ता की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। ऐसे में अखिलेश ने जेपी के नाम को आगे कर नीतीश कुमार के लिए सियासी दाना डाला है और मोहरा बनाने की भरपूर कोशिश की है। वहीं रेवंत रेड्डी ने जातिगत गणना की चाल चलकर नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस की ओर झुकाने की कवायद की, क्योंकि नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना के समर्थन में है। खास बात है कि अब तक इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई स्पष्टता भी नहीं दी गई है, वह इसके पक्ष में है भी या नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार को एनडीए से जुदा करने की चाल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वक्त की बात है, कौन किसके साथ। ऐसे भी कहते हैं ना कि राजनीति में ना तो कोई अस्थायी दोस्त होता है और ना ही दुश्मन, सारा कुछ वक्त की परिस्थितियों पर निर्भर करता है और सत्ता के समीकरण इसी से साधे जाते हैं। कब कौन किस पाले में चला जाए और कौन सा सत्ता समीकरण धाराशायी हो जाए और कौन सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाए, यह वक्त के सिवा सिर्फ वह नेता ही जानते हैं जो इस खेल में माहिर है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की विपरीत विचारधारा वाली महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ साल 2014 में जब भाजपा ने सरकार बनाई थी तब भी ऐसा ही कहा गया था और इस समीकरण को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की आड़ में जायज ठहराया गया था। जब लालू प्रसाद यादव के दूर विरोधी कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने 2015 में साथ आकर बिहार में बड़ी जीत हासिल की और सरकार बनाई तो बीजेपी विरोध के नाम पर इसे नैतिक ठहराया गया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी से विरोधी विचारधारा की बात कहते हुए भी नीतीश कुमार बीते 19 सालों से सत्ता में साझेदार हैं, तब भी इसको जायज ठहराया जाता है। टीडीपी ने 2018 में दिखाए थे तेवर, पर फिर आए साथ। इसी तरह तेलुगु देशम पार्टी ने मोदी सरकार का विरोध करते हुए 2019 लोकसभा चुनाव से पहले साल 2018 में एनडीए का साथ छोड़ दिया था और अब फिर से सत्ता में साझेदार है। इससे पहले नीतीश कुमार कभी पीएम मोदी के दूर विरोधी तो कभी दोस्त हो जाते हैं। वक्त के साथ बदलता मन भी कई सवालों को जन्म देता है। बता दें कि 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में मोदी को प्रचार करने के लिए आने नहीं दिया था। इसके बाद 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी नीतीश ने मोदी को बिहार में प्रचार करने नहीं दिया। जून 2010 में पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पटना के अखबारों में विज्ञापन छपे जिसमें नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार के साथ साथ मिलाते हुए दिखाया गया था। इससे नीतीश इतने नाराज हुए कि उन्होंने बीजेपी नेताओं के लिए डिनर तक कैंसिल कर दिया था। नीतीश कुमार ने तो कोसी बाढ़ राहत के लिए गुजरात सरकार से मिला 5 करोड़ रुपए का चेक भी वापस कर दिया, यानी कि लौटा दिया था। नीतीश कुमार की पलटबाजी बाजियां भी पलट देती हैं। इसके बाद जब भाजपा ने सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो नीतीश कुमार इससे नाराज हो गए। इसके बाद जून 2013 में नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग कर लिया खुद को। बीजेपी और जेडीयू 17 साल का साथ छूट गया। 2014 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार ने अकेले लड़ा, लेकिन उनकी करारी हार हुई। 2014 में नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 2015 में विरोधी होते हुए भी लालू यादव के साथ हो लिए और विधानसभा चुनाव में जीतकर सरकार बना ली। नीतीश लालू की जोड़ी 2017 तक चली।
पर नीतीश कुमार फिर एनडीए के साथ आ गए। एनडीए में आने के बाद 2019 तक लोकसभा और 2020 का चुनाव साथ लड़े। 2020 में बनी एनडीए की सरकार 2022 तक चली और नीतीश कुमार ने फिर तेजस्वी के साथ सरकार बना ली। इसके बाद फिर 17 महीनों के बाद नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए। टीडीपी जेडीयू पर इंडिया अलायंस की क्यों नजर? वहीं नीतीश कुमार की तरह ही चंद्रबाबू नायडू और भाजपा के बीच उतार चढ़ाव भरे रिश्ते रहे हैं। टीडीपी 2018 तक मोदी सरकार के साथ रही थी, लेकिन मार्च 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। 2019 में नायडू अलग होकर चुनाव लड़े, लेकिन उनकी पार्टी ही बुरी तरह गत में चली गई। बहरहाल एक बार फिर अब वह एनडीए के साथ है और इस बार उनके पास सीटों की अच्छी खासी संख्या भी है। दरअसल सरकार में बने रहने के लिए मोदी सरकार को 272 सीटें जरूरी है। बीजेपी की 240 के साथ टीडीपी की 16 और जदयू की 12 सीटें मिलकर 268 का आंकड़ा पहुंच जाती है। बाकी 24 सीटें दूसरी पार्टियों की है। अगर एक भी पार्टी साथ छोड़ती है तो एनडीए के पास बहुमत तो रहेगा, लेकिन सरकार कमजोर हो सकती है। अगर टीडीपी साथ छोड़ती है तो एनडीए के पास 276 सांसद बचेंगे। सरकार बहुमत में तो रहेगी, लेकिन बहुमत से कुछ ही सीट अधिक बचेगी। मोदी सरकार खो देगी बहुमत। वहीं नीतीश जदयू की अलग होती तो 280 सीटें बचेंगी। ऐसी स्थिति में एनडीए के पास बहुमत तो रहेगा, लेकिन सरकार कमजोर और विपक्ष मजबूत हो जाएगा। अगर दोनों पार्टियां साथ छोड़ देती है तो एनडीए सरकार बहुमत खो देगी। टीडीपी और जदयू के पास 28 सांसद हैं और दोनों के जाने का मतलब होगा कि एनडीए के पास 264 सीटें ही बचेंगी, यानी बहुमत से 4 सीटें कम। इस बीच नीतीश कुमार को भारत रत्न की मांग। अखिलेश यादव का जयप्रकाश नारायण का नाम लेकर नीतीश कुमार से मोदी सरकार से समर्थन वापसी का आग्रह करना और इसके पहले रेवंत रेड्डी का जातिगत गणना कराने का ऐलान केंद्र की राजनीति को भी टेस्ट करने के साथ ही ट्विस्ट भी कर सकता है। हालांकि जदयू ने इसे खुले तौर पर इनकार कर दिया है कि उसका पाला बदलने का कोई मूड नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति है और राजनीति में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या वाकई नीतीश कुमार पलटी मारते हैं या फिर से ये सिर्फ अफवाहें ही साबित होती हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।